मारिया दुल्हन बनी एक कोने में खामोश बैठी थी। उसके चेहरे पर मेकअप की तह जरूर थी, लेकिन आंखों में वीरानी थी। सांसें जैसे रुक रुक कर चल रही थी और वो किसी बेनाम से खालीपन में गुम थी, जैसे उसे होश ही ना हो कि वो कहाँ है और किस हाल में है और क्यों बैठी है। उसके सामने से लोग गुजर रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई तस्वीरें खींच रहा था और कोई उसके लिबास की तारीफ कर रहा था, लेकिन वो सब आवाज़ें जैसे बहुत दूर से आ रही हों या शायद कान सुनना ही नहीं चाहते थे। उसने अपने हाथों पर सजे मेहंदी के नकोश को देखा। उन पर उसका नाम नहीं लिखा था, ज़रियाब खान का भी नहीं, कोई नाम नहीं और कोई निशान नहीं, सिर्फ वही सवाल जो कई दिनों से उसके दिल और दिमाग पर छाए थे। क्या वाकई मेरी शादी हो गई? उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो किसी के निकाह में जा चुकी है, किसी और की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि ये सब कुछ उसकी मर्ज़ी से नहीं हुआ था। मैं तो सिर्फ खामोश थी, मगर उन्होंने मेरी खामोशी को हाँ समझ लिया। वो बड़बड़ाई और फिर एक ठंडी सांस ली। ज़रियाब खान का चेहरा एक लम्हे के लिए उसकी आंखों के सामने आया, वही चेहरा जो कभी दोस्त था और अब अजनबी बन चुका था। तुमने ऐसा क्यों किया ज़रियाब? तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? कि तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं ये नहीं चाहती? उन्हीं सोचों में गुम वो एक नुक्ते को घूरे जा रही थी। आंखें खुली थी मगर अंदर वीरानी थी। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक औरत की आवाज़ उभरी। चलें, लड़की को दूल्हे के कमरे की तरफ ले चलते हैं। ज़्यादा देर नहीं करनी, दूल्हा बेचैन हो रहा है। आज तो शादी की पहली रात है और सुहाग रात है। ये अल्फाज थे या किसी ने मारिया के कानों में जहर उंडेल दिया था? वो एकदम से चौंक गई, जैसे नींद से जागी हो। उसने जल्दी से अपनी आंखें झपकी, जैसे अब होश आया हो, और फिर अचानक वो उठी और कदमों में बर्क सी दौड़ गई। माँ, मुझे माँ के पास जाना है अभी। वो तेज़ी से सबके दरमियान से निकल गई। चेहरों पर हैरत थी और हर कोई उसे जाता देख रहा था, जैसे किसी को यकीन आ रहा हो कि एक दुल्हन इस तरह सबको छोड़कर उठकर जा सकती है। अरे ये क्या कर रही है? किधर जा रही है लड़की? अभी तो इसे दूल्हे के पास लेकर जाना था। मगर मारिया के कदम नहीं रुके थे, जैसे उसे किसी सवाल का जवाब लेना था, जैसे एक आखिरी बात करनी थी जिसके बगैर वो उस कमरे में कदम नहीं रख सकती थी। मारिया और ज़रियाब एक ही हवेली में रहते थे और मारिया शहर में पढ़ाई करती थी और वो ज़्यादातर हवेली से दूर ही रहती। सारे ख़ानदान वाली बातें करती थी कि मारिया के बाप ने लड़की को गांव से बाहर पढ़ने भेजा है। मारिया की स्कूलिंग, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सब कुछ शहर में ही हुआ था, क्योंकि शहर में उसके एक मामू रहते थे जिनके घर पे वो रह लेती थी और उसे पढ़ाई का भी कोई मसला नहीं होता था। अब उसकी पढ़ाई मुकम्मल हुई तो वो हवेली वापस लौट आई और 1 महीने के अंदर ही वो ज़रियाब की दुल्हन बनी बैठी थी। ज़रियाब उसका कज़न था जो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा ना था। हवेली के मामलात संभालना, ज़मीनों पे जाना, जंगली कुत्तों के साथ और अपने दोस्तों के साथ महंगी गाड़ी में बैठ के गाँव वालों पे प्रेशर डालना, उसके अलावा उसका कोई काम ना था। वो इस दुनिया का सबसे बाअसर और ख़ूबसूरत नौजवान तो लगता था, लेकिन सब जानते थे कि उसके सीने में एक पत्थर का दिल है और कोई भी लड़की उस दिल की मालिक नहीं बनना चाहेगी, और मारिया तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये क्या कि वो उसी की दुल्हन बन गई थी और अब उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब मारिया दरवाज़ा धकेल कर अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुई तो उसकी माँ के चेहरे पर पहले हैरत फैली और फिर खफगी का रंग आ गया। उन्होंने पलकें सुकेड़ी और उसे देखते हुए कहा कि तुम यहाँ कैसे आ गई हो? मारिया, तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए था। माँ के लहजे में वो परेशानी न थी जो किसी बेटी के चेहरे पर छाई हैसियत को देखकर होनी चाहिए थी। उनके दिमाग में ये बात ही न आई कि शायद मारिया किसी दुख से दो चार है। वो ये सोचने से कासिर थी कि जिस शादी को वो बरसों से मनसूबाबंदी से बढ़ाती आ रही थी, वो शादी उनकी बेटी की ज़िंदगी के लिए किसी मुसीबत से कम हो सकती है। उन्होंने मारिया का बाजू थामा और उसे सामने बिठा लिया और फिर आंखों में झुंझलाहट लेकर बोली कि क्या मुसीबत है जो तुम यहाँ चली आई हो? तुम्हें तो अपने कमरे में जाना था। मारिया ने माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, वो मेरा कमरा नहीं है, वो ज़रियाब का कमरा है। उसके लहजे में गुस्सा भी था और एक ऐसी सच्चाई भी जो माँ के गुरा गुजरी। उन्होंने फौरन जवाब दिया, अब वो तुम्हारा ही कमरा है और शौहर का जो कुछ भी होता है वो बीवी का होता है। मारिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर भेज दिया हो। उसने लरसती आवाज़ में कहा, मैं नहीं मानती उसको अपना शौहर। आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। फिर यकदम वो चीखी, बाबा को बुलाए, मुझे तलाक चाहिए। ये सुनते ही उसकी माँ का चेहरा सुर्ख हो गया और उन्होंने हाथ हवा में उठाया जैसे थप्पड़ मारने ही वाली हो।
اگر ماریا دلہن کے لباس میں نہ ہوتی تو شاید واقعی 2-4 تھپڑ اس کا مقدر بن جاتے۔ شادی والے دن بھی بھلا کوئی طلاق کی بات کرتا ہے؟ وہ زور سے گر رہی۔ یہ ملکوں کی حویلی ہے اور یہاں عورتیں زندہ درگور ہو جاتی ہیں لیکن طلاق نہیں لیتی، اور تو ایک دن کی دلہن بن کے طلاق لینے کی باتیں کر رہی ہے۔ ماریا نے لرزتے لہجے میں کہا، میری بات تو سنے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ ماں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے کہا کہ تیرا قصور کچھ بھی ہو، شادی تو تمہیں ویسے بھی کرنی تھی، اور یہ سب کچھ زریاب کا ہے، تیرا کوئی بھائی نہیں ہے، اور ماریا تجھے جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا، یہ حویلی، یہ زمین سب زریاب کے حصے میں جائیں گے۔ ماریا کی آنکھوں میں جیسے آنسو ٹھہر گئے۔ اس نے دھیرے سے کہا، مجھے دولت اور جائیداد سے کچھ نہیں چاہیے، میں اس سب کے لیے نہیں تیار ہوں جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے۔ مجھے نہیں جانا اس کے کمرے میں، اور میں نہیں ہوں تیار اس سہاگ رات کے لیے اور اس کے رشتے کے لیے۔ اس کی ماں نے گہرا سانس لیا جیسے کوئی پرانا سبق دہرا رہی ہو۔ کوئی بھی لڑکی تیار نہیں ہوتی، اور کوئی بھی لڑکی کبھی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہتی کہ اب میں تیار ہوں، لیکن سب کو تیار ہونا پڑتا ہے، اور تیرا نکاح ہو چکا ہے، اب چل میرے ساتھ۔ انہوں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور خود اسے زریاب کے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ راستے میں باقیوں سے ایک نرم سا جھوٹ بول دیا، اس کو کوئی بات کرنی تھی، بیچاری بچی ہے، ڈر گئی ہوگی، اس لیے میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، نئی دلہن ہے، کچھ وقت لگتا ہے۔ یہ حویلی 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک حصہ ماریا اور اس کے ماں باپ کا تھا، دوسرا زریاب اور اس کے والدین کا۔ ماریا کو اس کی ماں خود زریاب کے کمرے تک لے کر گئی اور اندر لا کر نرم انداز میں بستر پر بٹھا دیا۔ ماریا کی آنکھیں پھیکی ہوئی تھی جیسے اس کے اندر ایک خاموش فریاد تھی۔ وہ بار بار نظر اٹھا کر دیکھتی جیسے التجا کر رہی ہو، مجھے بچا لو، لیکن اس کی ماں بھی اب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ عورتیں اس کے آس پاس بیٹھی، کچھ لمحے گزارے، رسم کی باتیں کی، اور پھر آہستہ آہستہ سب کمرے سے نکل گئی۔ اب صرف وہ تھی اور ایک بند دروازہ جس کے پیچھے آنے والے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی تھی۔ دلہے صاحب آنے والے تھے۔ جب ماریا زریاب کے کمرے میں بستر پر بیٹھی تھی تو یہ سوچنے کے لیے اپنے دماغ پہ زور دے رہی تھی کہ آخر وہ یہاں تک پہنچ کیسے گئی۔ یہ بات پوری حویلی اور پورے گاؤں کو معلوم تھی کہ ماریا اور زریاب کا نکاح ان کی دادی نے بہت پہلے ہی کروا دیا تھا، لیکن ان دونوں نے کبھی بھی اس نکاح کو سنجیدہ نہیں لیا۔ زریاب کا جس بھی لڑکی پر دل آتا وہ اسی کے ساتھ تعلق بناتا پھرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی یہ بات کی ہی نہیں تھی کہ ماریا کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، اور ماریا کے دل میں بھی ایسی کوئی بات نہ تھی، وہ تو اپنی دنیا میں مصروف تھی۔ ماریا کو یاد آیا کہ مسئلہ اس دن سے شروع ہوا تھا جب وہ کوئی 2 ہفتے پہلے حویلی میں واپس آئی تھی۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی، لیکن اس کی یونیورسٹی میں اس کو نوکری مل رہی تھی اور وہ اپنے گھر والوں سے اجازت مانگنے کے لیے آئی تھی، یہ سوچ کر کہ کچھ دن رہے گی اور پھر بات کرے گی اور ان کو منا لے گی اور واپس چلی جائے گی۔ لیکن وہ منحوس دن تھا جب ماریا سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی آ رہی تھی، اپنی ہی مستی میں گم تھی اور خوش تھی کہ اس نے پڑھائی بھی کر لی اور اب اس کو نوکری بھی ملنے والی تھی، جب اچانک سے اس کا پاؤں پھسلا اور سامنے سے آتے ہوئے زریاب نے اسے گرنے سے پہلے اپنی باہوں میں تھام لیا، اور ساتھ ہی اوپر والی منزل پہ کوئی نوکرانی کھڑکیاں صاف کر رہی تھی جس نے پانی کی بالٹی بھر کے گرل کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ وہ بالٹی اوپر سے گری اور سارا پانی ماریا کے وجود پر گر گیا جو پہلے سے ہی زریاب کی باہوں میں تھی، اور وہ پانی سے بالکل بھیگ گئی۔ اس کو عجیب محسوس ہونے لگا اور زریاب نے اسے اچانک چھوڑ دیا اور واپس سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف گئی جہاں سے آ رہی تھی۔ جاتے جاتے اس نے ایک نظر پلٹ کر دیکھا کہ زریاب کی نظر اس کے وجود سے نہیں ہٹی تھی اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے کچھ عجیب سے لگا، اس نے کپڑے بدلے اور اس کے بعد اپنے کمرے سے باہر نہ گئی، اور رات کو ہی زریاب نے سب کے سامنے یہ بات کر دی کہ ہمارا نکاح ہوا ہے، ماریا میری بیوی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب آپ رخصتی دے دیں اور وہ میرے گھر آ جائے اور میری عزت بن جائے۔ زریاب کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے ماریا کے والد صاحب بھی اس کے ساتھ یہ رشتہ نہیں کروانا چاہتے تھے، لیکن ماریا کا کوئی بھائی نہ تھا اور ساری دولت کا مالک زریاب بننے والا تھا، اس لیے انہوں نے مجبوری میں کہہ دیا کہ ہم رخصتی دینے کو تیار ہیں، اور آج 2 ہفتے بعد وہ اس کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ زریاب نے کیا دیکھا تھا، وہ اس کے حسن پر مر مٹا تھا کیونکہ تھی تو وہ بلا کی خوبصورت۔ ماریا اپنے کمرے میں یوں بیٹھی تھی جیسے کسی نے اسے شو پیس بنا کر رکھ دیا ہو۔ گلابی رنگ کا بھاری لہنگا جس کے کونے کمرے کے بیڈ پر پھیل کر جیسے ایک شامیانہ سا بن گئے ہوں، دوپٹے کی باریک باریک زری دار کڑھائی اس کے چہرے پر چمک رہی تھی، کمر جھکی ہوئی، آنکھیں نیم واں، اور وہ خود کو ایک بے جان سا مجسمہ محسوس کر رہی تھی۔ بظاہر وہ ایک دلہن تھی مگر اندر سے جیسے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔
वो दिल से दुआ कर रही थी कि ज़रियाब कमरे में दाखिल ना हो और वक्त थम जाए या सब कुछ ख्वाब बन जाए। थोड़ी देर के लिए उसकी आंख लग गई। नींद और बेदारी के बीच एक अजीब सी कैफियत थी। जब जागी तो घंटा बीत चुका था। अचानक दरवाजे में हल्की सी हलचल हुई तो उसका दिल जोर से धड़का। पलट के देखा तो एक नौकरानी अंदर आई और बोली कि साहब अभी दोस्तों के साथ बैठे हैं, आपको कुछ चाहिए? मारिया ने आहिस्ते से सर हिलाया कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। नौकरानी दरवाज़ा बंद करके चली गई। मारिया ने सुख का सांस लिया और आंखें मूंदकर फिर से लेटने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद दरवाज़ा एक धमाके से खुला। मारिया का दिल थक से रह गया। दुल्हन बन के बैठी वो लड़की अचानक खौफजदा बच्ची बन गई। ज़रियाब अंदर दाखिल हुआ और उसके कदम कुछ टकमगाते हुए, आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक घुमट भरा तबस्सुम, और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे तक आया और पीछे मुड़कर लात मार के दरवाज़ा बंद कर दिया। मारिया का दिल धक से रह गया। उसे ज़रियाब का ये अंदाज़ बहुत अजीब लगा और वो उसके सामने खामोशी से खड़ी रही। ज़रियाब ने आंखें तंग करके उसे देखा और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम मेरी तरफ इतनी गौर से क्यों देख रही हो? लगता है कि तुम ये सोच रही हो कि मेरे हाथों में कोई तोहफा नहीं है। मुंह दिखाई में दुल्हन को तोहफा दिया जाता है ना? वो हंसा, लेकिन तुम मलिक ज़रियाब की बीवी हो, तुम्हारा तोहफा मेरे हाथों में तो आ नहीं सकता। कल सुबह गैराज में जाके देख लेना, काले रंग की फॉर्च्यूनर तुम्हारे लिए खड़ी है, वही तुम्हारी मुंह दिखाई है। मारिया ने एक लम्हे को उसकी बात पर ध्यान न दिया। गाड़ी, तोहफा, दौलत, ये सब उसके लिए बेमानी था। वो सिर्फ ये चाहती थी कि कोई उसकी बात समझे और वो खुद को इस बंद दरवाजे और बंद रिश्ते के बीच कैद महसूस कर रही थी। ज़रियाब का अंदाज, उसका रवैया और उसकी बोलचाल, सब कुछ गैर मानूस लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शख्स एक मास्क पहने हुए है और जिसके नीचे कुछ और छुपा है। उसने हिम्मत की, कदम समेटकर थोड़ा आगे बढ़ी और नरमी से बोली, ज़रियाब, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये शादी बहुत जल्दी में हुई है और मुझे अभी ये सब कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। क्या तुम मुझे कुछ वक्त दे सकते हो? ज़रियाब, जो अब उसके सामने आकर बैठ गया, खामोशी से उसे सर से पांव तक देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने उसकी अना को चैलेंज कर दिया हो, और फिर वो हल्के से झुका, चेहरे पर वही मुस्कुराहट और आवाज़ में अजीब सा तंज। मेरी जान पर इतना बड़ा जुल्म करोगी क्या, मेरी जान? मारिया को ज़रियाब का उसे मेरी जान पुकारना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन फ़िलहाल वो ये सोच रही थी कि क्यों ना गधे को बाप बनाया जाए और बात मनवा ली जाए। वो बड़े तरीके से बात करने लगी कि खुद ही तो सोचे, आप अभी तो शादी हुई है हमारी, अभी तो मैं वापस आई थी और मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और आप मेरे शौहर हैं। मैं आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? इतना बड़ा जुल्म करोगी मुझ पे? अरे वलीमा तो हलाल करने दो। वो कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं, वलीमे का इससे क्या ताल्लुक? मेरी बात को सुने, आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मारिया उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, ये सोच कर के शायद उसकी बात समझ जाए। ज़रियाब इस तरह से पेश आ रहा था कि जैसे मारिया की कोई बात नहीं सुन रहा। वो आगे बढ़ गया और उसने अपना हक इस्तेमाल कर लिया। थोड़ी देर के बाद हवेली में कुछ आवाज़ें गूंज रही थी और सबको पता था कि आवाज़ें किसकी हैं, लेकिन कोई भी दरवाजे को बजाने के लिए दरवाजे तक नहीं आया। सुबह के 4 बजे का वक्त था जब हवेली के अहाते में एक तेज़ आवाज़ गूंजी। एम्बुलेंस की वो आवाज़ जैसे पूरे माहौल को हिला गई। सब दरवाज़ों से झांकने लगे और सबके चेहरों पर एक सा सवाल था, लेकिन किसी की ज़ुबान पर कुछ न आया। मारिया को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत पेश आई थी और सब लोग चुप थे, जैसे सब जानते थे कि अंदर क्या हुआ है, मगर कहने की हिम्मत किसी में ना थी। एम्बुलेंस के पीछे 2 ख़वातीन थी, एक उसकी माँ और एक उसकी सास। दोनों की नज़रें ज़मीन पर गड़ी थी और मारिया की हालत देखकर लेडी डॉक्टर ने पहला जुमला गुस्से से कहा, अपने बेटों को शेर समझकर पालते हो और किसी दिन वो किसी की ज़िंदगी निकल लेते हैं कि औरत सिर्फ सब्र के लिए पैदा हुई है। डॉक्टर की बातों से जैसे मिट्टी का एक बोझ उन दोनों औरतों पर गिर पड़ा हो। मारिया की माँ नज़रें झुकाकर कहने लगी, बीबी जी, हम तो समझते थे कि सब ठीक है और हमें क्या मालूम था। डॉक्टर ने रुख मोड़ा और कहा कि आप माँ हैं, आपको मालूम होना चाहिए था। आप सास हैं, आपका फ़र्ज़ था कि बहू की इज्जत अपने बेटे को सिखाती। ये दिन दिखाने के लिए ब्याह कर लाई थी। मारिया बेड पर खामोश लेटी थी। उसके हाथों पर नीले धब्बे थे और होंठ खुश्क थे और आंखों में एक गहरी खाली जगह थी जिसे कोई भी नहीं भर सकता था। डॉक्टर ने 2 दिन अस्पताल में रखने का मशवरा दिया और जब मारिया की माँ ने कहा, आज उसका वलीमा है बीबी जी, हमें वापस जाना होगा, तो डॉक्टर की आवाज़ मज़ीद सख्त हो गई। ये वलीमे के काबिल नहीं रही,
یہ تو چلنے کے قابل بھی نہیں، اور اگر ولیمہ ہو بھی گیا تو اس کی بربادی پر ہوگا۔ اس کو 2 دن آرام چاہیے، دوا چاہیے، اور سب سے زیادہ عزت چاہیے۔ ہسپتال کے کمرے میں خاموشی تھی اور ماریا کی ماں اب ایک لفظ نہیں بول رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے شرمندہ سی کھڑی تھی۔ اس کی چاچی جو کبھی اس شادی پر فخر کیا کرتی تھی اب نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی، مگر ماریا خاموش تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے اور چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ اسے لگا جیسے وہ مر چکی ہے، مگر پھر بھی سانس چل رہی ہے اور وہ کچھ سوچ رہی تھی، اور یہ سوچ اب فیصلہ بن چکی تھی۔ اس نے سب کو ایک موقع دے کر دیکھ لیا تھا۔ سب کچھ جان کر بھی سب چپ تھے اور وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ زندگی اس کے لیے نہیں۔ اس نے اپنے دل میں ایک بات طے کر لی، وہ یہاں سے جائے گی، اور اب کی بار بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی اجازت کے۔ اس کی آنکھیں بند تھی لیکن دماغ جاگ رہا تھا، ایک منصوبہ ترتیب پا چکا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگنے والی تھی۔ 2 دن کے بعد ماریا واپس حویلی آ گئی اور ولیمہ رکھ دیا گیا۔ ہر طرف روشنیوں کی چمک، ہنسی خوشی کے مناظر، رنگین کپڑوں کی بہار اور جھوٹی خوشیوں کی نمائش جاری تھی، لیکن ان سب کے بیچ ماریا اب بھی خاموش تھی، جیسے اس کے اندر سے آواز ہی ختم ہو گئی ہو۔ چہرے پر سکون کا ایک مصنوعی نقاب تھا اور آنکھوں میں کوئی چمک نہ تھی۔ جسم حرکت میں تھا مگر روح کہیں اور تھی۔ ماں نے اسے تیار ہونے کا کہا، چاندی کی کڑھائی والا مہنگا لہنگا پہنایا اور زیورات سے لاد دیا، بالوں میں پھول لگائے اور خود ہاتھوں سے اس کی چوڑیاں پہنائی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا کسی دلہن کے ولیمے پر ہونا چاہیے تھا، لیکن ماریا کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ دل سے یہ سب قبول کرتی۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی، اور نہ ہاں نہ ہی نہ احتجاج اور نہ مان، بس خاموشی۔ اس کی ماں نے دھیرے سے کہا، بیٹا کوئی بات نہیں، ایسا تو سب کے ساتھ ہو جاتا ہے، تھوڑا صبر کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماریا نے ایک نظر ماں کی طرف دیکھا اور وہ نظر ایسی تھی جیسے دل سے کوئی سوال اٹھا ہو کہ کیا یہ میری سگی ماں ہے جو یہ سب دیکھ کر بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف نظریں ہٹا لی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب یہ حویلی ماریا کی تھی اور سب کچھ اس کے نام۔ اسے نہ کوئی کام کرنا تھا اور نہ کوئی حکم ملنا تھا، بلکہ اس کے آس پاس ہر وقت نوکر موجود رہتے۔ اس کے کمرے میں آرام دہ بستر، قیمتی فرنیچر، خوشبودار موم بتیاں، سب کچھ موجود تھا، اور یہاں تک کہ اس کی نئی گاڑی کی چابی بھی کمرے میں رکھ دی گئی، ایک کالے رنگ کی فارچونر جو اس کی منہ دکھائی کا تحفہ تھی۔ ماریا کو یہ سب کچھ چاہیے ہی نہ تھا، نہ زیورات، نہ کپڑے، نہ گاڑی اور نہ حویلی۔ اس کی نظر میں سب کچھ بیکار تھا۔ شہر میں اس کی کچھ سہیلیاں تھیں جن کے ساتھ وہ کالج کے دنوں میں گھومتی تھی، ہنستی تھی، خواب بنتی تھی۔ انہی میں سے ایک سہیلی کے ساتھ اس کا رابطہ تھا جو اسے وقتاً فوقتاً میسج کرتی تھی۔ جب ماریا نے اسے سب کچھ بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تو اس کی سہیلی نے صرف ایک بات کہی کہ بس تم یہاں آ جاؤ، کسی کو کیا پتا کہ تم کہاں ہو، شہر بہت بڑا ہے اور وہ کبھی بھی تمہیں نہیں ڈھونڈ پائے گا، باہر نکلنا ہو تو برقع پہن لینا، 2-4 سال گزر جائیں گے اور سب کچھ بھول جائے گا۔ ماریا نے صرف اتنا کہا، ایسا ہی کرنا ہے، اور اس لمحے وہ فیصلہ مکمل ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ گاڑی لے کر باہر نکلی، ڈرائیور ساتھ جانے لگا تو اس نے روک دیا، کہا میری گاڑی ہے اور میں نے ابھی تک چلا کر نہیں دیکھی، میں ذرا ڈرائیو پر جا رہی ہوں، آ جاؤں گی۔ ڈرائیور پیچھے ہٹ گیا اور وہ شاپنگ کے بہانے باہر نکلی اور کچھ بے معنی چیزیں خرید کر واپس آ گئی تاکہ کسی کو شک نہ ہو، لیکن اندر ہی اندر وہ موقع کی تلاش میں تھی۔ دوسرا موقع تب ملا جب پورا خاندان کسی شادی میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ ذریعہ بھی ان کے ساتھ تھا اور ماریا کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ذریعہ اتنے دنوں سے اس کے سامنے کیوں نہیں آیا۔ آج 7 یا 8 دن ہو چکے تھے لیکن وہ آیا نہ تھا۔ شاید وہ بھی شرمندہ تھا، شاید اسے بھی سمجھ آ گئی تھی، یا شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر ماریا اب ان باتوں پر سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا ذہن ذریعہ کے لیے غصے سے بھرا ہوا تھا، اور وہی غصہ جو اس کے فیصلے کو طاقت دیتا تھا۔ اس نے کمرے سے چابی اٹھائی اور تیزی سے نیچے آئی۔ نوکرانی نے کہا کہ بی بی جی کچھ کھا لیں، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، تو اس نے صرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نہیں۔ گیراج کے دروازے پر پہنچ کر اس نے چابی گھمائی اور گاڑی کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ گیٹ کھلا اور وہ باہر نکل گئی۔ پہلا سٹاپ ایک پیٹرول پمپ تھا جہاں اس نے گاڑی کا ٹینک فل کروایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر وہ انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل میں خوف تھا کہ کہیں کوئی روک نہ لے، کہیں کوئی پہچان نہ لے، کہیں کوئی آواز نہ دے، لیکن وہ ڈرے نہیں اور وہ چلتی رہی۔ شہر کا راستہ لمبا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ بس ایک بار پہنچ جائے اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شام تک وہ شہر پہنچ چکی تھی۔ راستے میں وہ مسلسل اپنی سہیلی سے رابطے میں رہی جو اسے لینے کے لیے گلی کے کونے پر کھڑی تھی۔ جیسے ہی گاڑی رکی، ماریا نے کہا کہ اس گاڑی کو گیراج میں کھڑا کر دو۔
उसे बाहर ना निकालना, कहीं कोई गाड़ी से पहचान न ले। उसकी सहेली ने इस बात में सर हिला दिया और गाड़ी अंदर ले गई। मारिया ने जैसे ही घर में कदम रखा, एक गहरा सांस लिया, जैसे बरसों बाद सुकून मिला हो। वो अपनी दोस्त के गले लगी और थाड़े मार कर रोने लगी। सहेली ने कहा कि रो ले, जितना चाहे रोना चाहती है, पर अब बस कर देना, उसे एक बुरा ख्वाब समझ और भूल जा। मारिया को लगा जैसे वो बरसों का बोझ उतार चुकी हो, जैसे उसने ज़िंदगी की एक जंग जीत ली हो। उस रात वो पहली बार सुकून से सोई। उसे किसी की परवाह न थी, और माँ की, न ही ख़ानदान की और न शौहर की। वो सोच रही थी कि जब उन लोगों ने मेरी मर्ज़ी की परवाह नहीं की तो मैं क्यों करूँ? मैं क्यों किसी की सुनूँ? क्यों किसी की इज़्ज़त बचाऊँ जब मेरी ही इज़्ज़त किसी ने नहीं रखी? और रही बात माँ बाप की, तो उन्होंने भी तो अपना फ़ायदा सोचा, अपने रिश्तेदारों को खुश किया, अपनी इज़्ज़त बचाई, मेरे दर्द को दफन कर दिया। जब सबने अपनी अपनी मसलहतों के लिए जीना सीख लिया तो मैं क्यों ना जीऊँ अपनी खातिर? उसके दिल में अब किसी के लिए रहम नहीं था, सिर्फ अपने लिए एक नया रास्ता, एक नई ज़िंदगी जहाँ ना कोई सरेआब होगा और ना कोई ज़बरदस्ती, ना कोई दुख और ना कोई हवेली, सिर्फ वो और उसकी मर्ज़ी। मारिया की सहेली साइमा उसे मुसलसल हौसला दे रही थी, हर बात में उसका साथ दे रही थी। एक दिन जब दोनों कमरे में बैठी चाय पी रही थी तो साइमा ने अचानक कहा, मैंने तो हमेशा से ये सोचा था कि तुम्हारी शादी अपने भाई से करवाऊंगी। मारिया ने हैरत से साइमा की तरफ देखा। उसे मालूम था कि साइमा का भाई अली नहायत सुलझा हुआ, मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता लड़का है। वो उसे पहले से जानती थी और उसके बारे में अच्छा तासुर रखती थी। अली उन लड़कों में से था जिनके बारे में लड़कियां ख्वाब देखती हैं, और खुश शक्ल और नर्म मिजाज, और सबसे बढ़कर बाअमल मुसलमान। मारिया को लगा कि साइमा मजाक कर रही है, मगर उसकी आंखों में संजीदगी थी। मारिया ने धीमे लहजे में कहा कि अब नहीं हो सकती ये शादी, पहले भी नहीं हो सकती थी। साइमा फौरन बोली, क्यों नहीं हो सकती? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मारिया के चेहरे पर एक थकन भरी मुस्कुराहट आई। उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि ज़रियाब मुझे छोड़ देगा? मैं उस पर खुला का केस करूं तो वो मान जाएगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला। साइमा ने फौरन जवाब दिया, आजकल बड़े बड़े तरीके आए हैं। हम तुम्हें एक ऐसा नंबर देंगे जिससे तुम अगर ज़रियाब से बात करो तो वो ये समझेगा कि तुम बाहर के मुल्क चली गई हो और अब वहाँ बैठकर तलाक का मुतालबा कर रही हो। शायद वो कुछ देर जिद करे, लेकिन बिलाखिर ये सोचते हुए तलाक दे देगा कि अब तुम बाहर बैठी हो, वापस आओगी नहीं और वो तुम तक पहुंच भी नहीं सकता। साइमा ने बात जारी रखते हुए कहा, वैसे भी उसे तुमसे कोई मोहब्बत तो है नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे हुस्न के पीछे शिदाई हुआ है, और देर सवेर वो तुम्हें तलाक दे ही देगा। उसके बाद तो मेरे भाई से निकाह कर लेना। मारिया इस बात पर खामोश हो गई। उसकी खामोशी में रजामंदी ना थी, मगर इनकार भी ना था। शायद वो इस कश्मकश में थी कि क्या वाकई उसकी ज़िंदगी में दोबारा खुशी आ सकती है? क्या वो दोबारा किसी मर्द पर भरोसा कर सकती है? क्या वो फिर से किसी रिश्ते को निभाने का हौसला रखती है? उसे याद आया कि वो पहली रात जब दुल्हन बनकर हवेली में दाखिल हुई थी और उसकी सुहागरात अस्पताल के बेड पर ख़त्म हुई थी, वो ज़रियाब की वहशत और गुरूर को कभी नहीं भूल सकती। वो ज़ख्म जो जिस्म पर लगे वो तो शायद भर जाएंगे, मगर दिल पर लगे घाव उसकी रूह को चीरते रहेंगे। मारिया ने आहिस्ता से कहा, सोचेंगे इस पर भी, लेकिन अभी नहीं। साइमा ने उसके हाथ पर हाथ रखा और नरमी से कहा कि ठीक है, तुम ज़रूर सोचना, और ये भी याद रखना कि हम सब तुम्हारे साथ हैं और हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। एक हफ्ता गुजर गया था। मारिया ने अपना फ़ोन बंद कर दिया था और हर किस्म का राब्ता मुनक़ता कर चुकी थी। ना उसने किसी से बात की, न किसी का फ़ोन सुना, यहाँ तक कि उसका लोकेशन ऑन रखने वाला नंबर भी बंद था। उसने अपनी गाड़ी भी छुपवा दी थी ताकि अगर ज़रियाब या उसके ख़ानदान के लोग शहर में तलाश करें तो उन्हें कोई सुराग न मिले। वो अब भी साइमा के घर में मौजूद थी और एक कमरे तक महदूद हो चुकी थी। उस दौरान वो किसी से मिली नहीं और ना बाहर निकली, न खिड़की से झांका। साइमा उसका ख्याल रखती और खाने से लेकर कपड़ों तक सब कुछ मुहैया करती। मारिया के दिल में एक अब नया इरादा जन्म लेने लगा। वो चाहती थी कि अब वो खुद कुछ बने और अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में ले। पहले उसने माँ बाप के फैसले माने, फिर शौहर की मर्ज़ी सहनी पड़ी और वो किसी की मोहताज नहीं रहना चाहती थी। वो एक नई शुरुआत करना चाहती थी। उसी सोच के साथ उसने फैसला किया कि वो दोबारा यूनिवर्सिटी जाएगी और पहले वो खुद को छुपाती रही, लेकिन अब वक्त आ गया था कि वो निकले और बुर्का पहने ताकि कोई पहचान न सके, लेकिन निकले तो ज़रूर। एक सुबह वो तैयार हुई और अपना बैग उठाया और साइमा से कहा कि वो यूनिवर्सिटी जा रही है। वो वहाँ पर एडमिन से बात करेगी कि अगर कोई जॉब हो तो उसे बताएं। वो किसी की मोहताज नहीं बनना चाहती। वो खुद काम करेगी और ख़ुद कमाएगी और ख़ुद ही अपनी तकदीर का फ़ैसला भी करेगी। साइमा ने उसे दुआओं के साथ रुखसत किया और कहा कि जो भी करना है हिम्मत से करना, तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा असल सहारा है।
ماریا نے گہرا سانس لیا، دروازہ کھولا اور خاموشی سے شہر کی ان گلیوں میں نکل پڑی جہاں پہلے وہ صرف خواب دیکھنے آیا کرتی تھی، مگر آج وہ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا ارادہ لیے جا رہی تھی۔ ماریا کی ایڈمن سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کو نوکری دینے کو تیار ہے، آپ اپلائی کریں تاکہ کاغذی کارروائی پوری ہو سکے، اس کے بعد نوکری آپ کو مل جائے گی۔ ماریا خوشی خوشی یونیورسٹی سے باہر نکلی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ چلو اس کی زندگی میں ایک بڑا خطرناک موڑ آیا، لیکن پھر بھی اس نے اپنا راستہ بدل کے اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کر لی۔ ابھی وہ یہی سوچتی جا رہی تھی کہ اس کے سامنے اچانک سے گاڑی آ کر رکی اور اس کے اندر بیٹھے شخص نے اسے گھسیٹ کے اندر کھینچ لیا اور اس کے منہ پر رومال رکھ دیا جس پہ شاید نیند کی دوائی لگی ہوئی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ سائمہ کے گھر میں تو بالکل بھی نہ تھی، بلکہ کسی ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ بہت ہی صاف ستھرا اور اچھا کمرہ تھا۔ ماریا کی جب آنکھ کھلی تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، جیسے ہی وہ اٹھ کر بیٹھی سامنے ذریعہ بیٹھا تھا۔ ماریا سمجھ گئی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی؟ ذریعہ نے کہا کہ اپنی ہی بیوی کو اگر میں یہاں لے آیا تو اس کے لیے مجھے ہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو قانونی حق حاصل ہے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے اغوا کرنے کا قانونی حق تمہیں کون سے قانون نے دیا ہے؟ اور اگر حق کی بات کرتے ہو تو یاد رکھنا کہ کچھ حق میرے پاس بھی ہے۔ ماریا طلاق لینے کی ہی بات کر رہی تھی۔ اس بات پہ ذریعہ نے کہا کہ ایک تو غلطی کرتی ہو، اوپر سے مجھے دھمکی دیتی ہو، کیوں چھوڑ کر چلی آئی مجھے؟ اگر تمہیں نوکری کرنی تھی تو مجھے بتاتی۔ پتہ نہیں کیوں ماریا کو اس کا لہجہ کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا، اس کو نوکری کرنے کب دی تھی حویلی والوں نے؟ تمہاری ماں بھی نوکری کرنا چاہتی تھی، میری ماں بھی، ان دونوں کے تو پر کاٹ دیے گئے، تو یہ مجھے نوکری کرنے دو گے کیا؟ جب تک تمہارا باپ بھی ایک بہت اچھا انسان ہے اور میرا باپ بھی، جب انہوں نے یہ بات نہیں مانی تو تم یہ بات مانو گے؟ ذریعہ یہ بات سن کر حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ کیا میں برا آدمی ہوں؟ اس بات پہ ماریا دو پل کو رکی اور اس کے بعد چیخ کر بولی، تم برے آدمی ہو، اور یاد ہے کیا کیا تھا تم نے میرے ساتھ؟ شادی کی پہلی رات تم یاد کرو، اچھے آدمی ایسی حرکت نہیں کرتے۔ ماریا کے لہجے میں آنسو کانپنے لگے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اس رات اس پہ کیا گزری تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ کزن تھے تو میرے، اس وقت شوہر بھی، تو پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی۔ ذریعہ نے کہا کہ اب میں تمہیں سچ بتاؤں گا تو تم کون سا میری بات پہ یقین کرو گی، لیکن یوں حویلی سے بھاگ جانا اور پرائے لوگوں کے گھر میں رہنا بھی تو تمہیں زیب نہیں دیتا۔ میری عزت ہو تم، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا گزرے گی میرے اوپر، کیسی کیسی باتیں سننے کو ملے گی مجھے، یہ نہیں پتا تمہیں۔ ماریا نے کہا کہ وہ سب مجھے نہیں پتا، بس مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں آیا، ابھی تم کھانا کھاؤ اور چپ چاپ سو جاؤ، ہم کل بات کریں گے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہارے ساتھ اس ہوٹل کے کمرے میں کبھی بھی رات نہیں گزاروں گی، اس سے اچھا تو میں باہر سڑک پر رات گزار لوں۔ ذریعہ کو اس کی یہ بات سن کر بہت تکلیف ہوئی۔ اس نے ظاہر نہ کیا اور اس نے کہا کہ اتنا بھی برا نہیں ہوں میں۔ ذریعہ کمرے سے باہر چلا گیا اور ماریا باہر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ کمرہ باہر سے لاکڈ تھا۔ اسے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا آ گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کھانا کھا لیا کیونکہ وہ بہت بھوکی تھی، اور انتظار کرتے کرتے وہ سو گئی۔ بیچ رات اچانک ماریا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ذریعہ صوفے پہ سو رہا تھا۔ اس کو بہت حیرانی ہوئی، لیکن وہ بھی سکون سے سو گئی۔ صبح جب سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آئی تو ماریا کی آنکھ کھلی اور اس نے خود کو پرسکون محسوس کیا۔ شاید نیند نے اس کے اندر کی تھکن کچھ کم کر دی۔ وہ آہستہ سے بیٹھی اور دیکھا کہ ذریعہ ابھی تک صوفے پر لیٹا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور چہرے پر وہ تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی جو شاید ایک بے چین شوہر کی تھی، یا کسی ایسے انسان کی جو دل میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہو مگر زبان ساتھ نہ دیتی ہو۔ ماریا خاموشی سے اٹھی، واش روم میں گئی اور اپنا منہ دھویا، پھر سامنے آئینے میں خود کو دیکھا اور برقع اس نے اتار کر کمرے کے کونے میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پہ افسردگی تو تھی مگر ایک نرمی بھی تھی جو ذریعہ کے برداؤ سے پیدا ہوئی۔ وہ واپس بیٹھی تو ذریعہ بھی اٹھ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں واپس لے جانے آیا ہوں، لیکن زبردستی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے چلو۔ ماریا نے کوئی جواب نہ دیا۔ ذریعہ نے کہا کہ ماریا، اگر تم چاہو تو ہم الگ رہ سکتے ہیں، میں تمہیں سپورٹ بھی کروں گا، لیکن پلیز طلاق کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ میں نے غلطی کی تھی کہ میں مانتا ہوں، مگر میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ ماریا نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ دیکھو ذریعہ، یہ سب کچھ بہت اچانک ہوا، میں خود نہیں جانتی کہ آگے کیا کرنا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ میں اب کمزور نہیں ہوں، میں نے خود کو سنبھالا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ
जो भी फैसला हो वो मेरी मर्जी और इज़्ज़त नफ्स के साथ हो। ज़रियाब ने आहिस्ता से कहा कि जो तुम चाहोगी वही होगा, मैं तुम पर कोई जोर नहीं डालूंगा। और फिर वो खामोशी से बैठे रहे। एक तवील खामोशी के बाद ज़रियाब ने कहा कि नाश्ता मंगवा दूँ। मारिया ने आहिस्ता से सिर हिला दी और शायद उसने पहली बार ज़रियाब के लहजे में वो मान देखा था जो एक शख्स को सच्चा बना देता है, चाहे उसकी माजी की गलतियाँ कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। मारिया जब हवेली में वापस आई तो वो ज़हनी तौर पर तैयार थी कि हर तरफ से उसे तान और तनकीद का सामना करना पड़ेगा। वो सोच रही थी कि शायद उसकी माँ उसे बुरा भला कहेगी और उसका बाप नाराज़गी दिखाएगा, दादा कुछ न कुछ सख्त बात ज़रूर करेगा, और सबसे बढ़कर उसकी चाची जब उसकी सास भी बन चुकी थी और वो तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगी। मगर सब कुछ उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। न किसी ने नज़रें चढ़ाई, न कोई जुमला कसर, न ही कोई तंज किया गया। सब लोग जैसे खामोश तमाशाई बने हुए थे। उसकी माँ ने एक बार भी उससे पूछा ना कि वो कहाँ गई थी, क्यों गई थी और किसके साथ गई थी। उसका बाप अपने कमरे में बैठा अखबारात पढ़ता रहा। दादा ने उसे वैसा ही प्यार से देखा जैसे वो हमेशा देखा करते थे, और वही चाची जो हर बात पर नाक मुंह चढ़ाया करती, वो भी उससे नज़रें चुरा कर गुजरती रही। मारिया को कुछ समझ न आया और वो कमरे में जाकर खामोश बैठी रही। और थोड़ी देर के बाद उसने घर की पुरानी नौकरानी जो हमेशा उसकी खिदमत किया करती थी, उसे बुलाकर आहिस्ता से पूछा कि उसके जाने के बाद यहाँ क्या हुआ था। नौकरानी ने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन न ले, फिर आहिस्ता से बोली, बीबी जी, आपके जाने के बाद तो इस हवेली में जैसे तूफान आ गया। सब लोग हैरान थे और परेशान थे, और सबसे ज़्यादा जनाब ज़रियाब साहब गुस्से में थे। वो पागलों की तरह पूरे शहर में आपको ढूंढते फिर रहे थे। गाड़ियाँ निकलवाईं, बंदे दौड़ाए, पुलिस में रिपोर्ट करवाई, और जब भी कोई फ़ोन आता तो फ़ौरन लपक कर खुद सुनते। कई दिन तक ना सही से सोया और ना ही खाया पिया। सबको लगा कि वो कुछ गलत कर बैठेंगे, मगर 2 घंटे पहले उन्होंने सब घर वालों को कॉल करके सख्ती से कह दिया कि अगर कोई मारिया बीबी से तल्ख लहजे में बात करेगा या किसी ने कोई गलत जुमला कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसीलिए सब लोग अब खामोश हैं। नौकरानी ने मज़ीद बताया कि आपकी सास तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो कह रही थी कि ऐसी लड़की को इज़्ज़त के साथ घर में नहीं रखा जा सकता जिसे अपने और ख़ानदान का लिहाज ना हो। उन्होंने तो ज़रियाब साहब से कहा कि उसे तलाश करो और फ़ौरन तलाक दो, मगर ज़रियाब साहब ने सबके सामने चीख कर कहा कि बीमारिया से मोहब्बत करता हूँ और तलाक हरगिज़ नहीं दूंगा। इस बात ने सबको हैरान कर दिया और सब खामोश हो गए। ये सब सुनकर मारिया खामोश हो गई और वो सोचने लगी कि ये कैसी मोहब्बत है जो शादी की पहली रात उसे तहकीर और दर्द के सुपुर्द कर गई। लेकिन अब सारी सूरत हाल बदली हुई लग रही थी और ना कोई तनकीद, न तंज, न नफरत, न ताने। और फिर 2 दिन के बाद ज़रियाब खुद आया और उसे साथ लेकर यूनिवर्सिटी गया। वहाँ उसने खुद सारा प्रोसेस मुकम्मल करवाया और मारिया की नौकरी पक्की करवा दी। अब मसला ये था कि नौकरी के लिए मारिया को शहर में रहना था। इसका मतलब था कि उसे हवेली से दूर जाकर अकेले रहना पड़ेगा, लेकिन ज़रियाब ने इस मसले का भी हल निकाल लिया। उसने शहर में एक साफ़ सुथरा घर किराए पर लेकर उसमें 2 मुलाजिम रख दिए, घर का सारा ज़रूरी सामान दिलवा दिया और मारिया को कहा कि ये तुम्हारा घर है, यहाँ से आराम से दफ्तर जाया करो, मैं खुद भी जब वक्त मिला तो यहीं आ जाया करूँगा, और अगर ज़मीनों के सिलसिले में कभी हवेली जाना पड़ा तो चला जाऊँगा। उसने हिफाजती तौर पर घर के बाहर 2 गार्ड्स भी तैनात कर दिए ताकि मारिया महफूज रहे। यूँ एक नई रूटीन बन गई। ज़रियाब हफ्ते में 1-2 बार आता था और दोपहर या शाम का वक्त गुजर कर चला जाता। अगर कभी रुकना होता तो दूसरे कमरे में सोता था, जैसे कि उसने पहले दिन वादा किया था कि उसने मारिया को हर तरह से सपोर्ट किया, न सिर्फ माली तौर पर बल्कि जज्बाती और इखलाकी तौर पर भी। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि मारिया को सब कुछ मिले जिसका उसने ख्वाब देखा था। मारिया के लिए सब कुछ किसी ख्वाब से कम ना था। जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। ये तनख्वाह शायद इतनी बड़ी न थी कि वो कोई बड़ी चीज़ खरीद सके, मगर उसमें जो फ़ख्र था, जो खुद मुख्तारी का एहसास था, वो उससे कहीं और नहीं मिल सकता था। वो बार बार लिफाफा खोलती और अपने हाथों से गिनते हुए नोटों को देखती। वो जानती थी कि अगर वो ज़रियाब से मांगती तो वो उससे 10 गुना ज़्यादा दे देता, लेकिन अपने कमाए हुए पैसे की बात ही अलग होती है। वो बहुत खुश थी और अब दिल ही दिल में ज़रियाब के बारे में मस्त सोचने लगी। वो चाहती थी कि उसके साथ बैठे, उसके साथ बाहर जाए, शहर की रौनकें देखे और उसके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करे, एक अच्छी बीवी की तरह अपने रिश्ते को निभाए। और उसने कई बार इरादा किया कि ज़रियाब से अपने दिल की बात करे, लेकिन हर बार जब वो ये कदम उठाने लगती तो शादी की पहली रात उसकी तल्ख यादें उसके कदम रोक देती। उसे अस्पताल का वो बेड याद आ जाता, उसके जिस्म पर पड़ने वाले ज़ख्मों की टीसें याद आ जाती, वो वक्त याद आ जाता जब वो बेबस और बेयार और मददगार थी।
और ज़रियाब जालिम बन चुका था। यही यादें उसके इरादे बदल देती और वो खामोश हो जाती। वो चाहकर भी ज़रियाब पर मुकम्मल भरोसा न कर पाती और वो सोचती शायद ज़रियाब का ये बदला हुआ रवैया वक्ती है, शायद उसके पीछे भी कोई मुफाद है। लेकिन दिल का एक हिस्सा ऐसा भी था जो चाहता था कि वो सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करे और ज़रियाब को एक और मौका दिया जाए। वो इसी कश्मकश में दिन गुजार रही थी कि माजी को बुलाकर हाल को कबूल करे या फिर माजी की तलखियों को सीने से लगाकर खामोशी से आगे बढ़ती रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि मारिया यूनिवर्सिटी से वापस आकर किचन में अपने लिए चाय बना रही थी जब लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजी। वो चौंकी क्योंकि वो फ़ोन बहुत कम इस्तेमाल होता था और ज़्यादातर ज़रियाब ही सुनता था, लेकिन आज वो खुद घर पर अकेली थी। इसलिए उसने जल्दी से चूल्हा बंद किया और दौड़ती हुई ड्राइंग रूम पहुंची, जहां मेज़ पर रखी फ़ोन का रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि हाय मारिया, कहाँ गुम हो गई? तुमने तो जैसे सारी दुनिया से नाता तोड़ लिया। तुम्हारा मोबाइल भी बंद जा रहा है। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे घर का लैंडलाइन नंबर मिला है। ये आवाज़ उसकी पुरानी दोस्त साइमा की थी, जिससे वो बरसों से राब्ते में थी, लेकिन शादी और उन सब वाक़यात के बाद से उसने सबसे फासला रख लिया। साइमा ने बिना सांस लिए कहना शुरू किया, तुम्हें याद है तुम और अली एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे? तुम तो उससे शादी करने वाली थी, फिर अचानक से तुम गायब हो गई। तुमने अली से भी बात करना छोड़ दी और हमें भी कुछ नहीं बताया। अब बताओ, आप कब उस पागल मलिक से जान छुड़वा रही हो और मेरे भाई अली से कब शादी कर रही हो? तुम जानती हो कि वो आज भी तुम्हें याद करता है, वो आज भी तुमसे मोहब्बत करता है। मारिया ने अभी तक जवाब नहीं दिया था। उसके हाथ कांपने लगे और उसकी पेशानी पर पसीना आ गया था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र एक और फ़ोन पर पड़ी जो बराबर वाले कमरे में रखा था और उसका रिसीवर भी उठा हुआ था और उस पर लाइट जल रही थी। वो समझ गई कि ज़रियाब ने दूसरी लाइन से सारी बातें सुन ली हैं और उसका दिल दहक गया। उसके हाथ से रिसीवर छूटते छूटते बचा और उसका गला खुश्क हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो समझ गई कि आज उसकी खैर नहीं, क्योंकि ज़रियाब जैसा खामोश और गहरी नज़रों वाला शख्स अगर शक कर ले तो फिर वो आग का दरिया बन जाता है। और इस वक्त जो सुना वो उससे शक से कहीं ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक लड़की के बारे में अगर किसी को पता चले कि वो शादी से पहले किसी और के साथ मोहब्बत में थी और उसके घर में भी रही है, तो वो बात किसी मर्द के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती है। और फिर ज़रियाब तो वैसे भी ज़िद्दी और अना परस्त मिजाज का था। मारिया कुछ कहने ही वाली थी कि ज़रियाब ने खामोशी से दूसरी लाइन का फ़ोन वापस रख दिया और बिना कुछ कहे बिना कुछ पूछे चुपचाप वहाँ से चला गया। न उसने कोई सवाल किया, न कोई गुस्सा दिखाया और ना ही कोई तासुर दिया। मारिया वहीं खड़ी रह गई जैसे ज़मीन ने जकड़ लिया हो। वो सोचने लगी कि क्या वो तलाक दे देगा, क्या वो उसे छोड़ देगा या कुछ वक्त देकर सबके सामने रुस्वा करेगा। हर लम्हा उसके दिल पर एक बोझ बनकर गुजरने लगा। उसने कोशिश की कि ज़रियाब से बात करे, वजाहत दे और सच बताए, मगर ज़रियाब ने न तो बात का आगाज़ किया न ही उसकी किसी कोशिश का जवाब दिया। एक हफ्ता गुजर गया। उस दौरान ज़रियाब ने उस मौजू पर एक लफ्ज़ तक न कहा, बल्कि उसका रवैया पहले से ज़्यादा नरम हो गया था। मारिया हैरान थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खैमा है या ज़रियाब वाकई उससे मोहब्बत करने लगा है। उस खामोशी में एक ऐसी शिद्दत थी जो मारिया को झंझोड़ रही थी। वो जब भी ज़रियाब को देखती दिल में एक खौफ पैदा होता, मगर साथ ही एक अपनायत भी महसूस होती और वो दिन रात इसी कश्मकश में रही। कभी खुद को इल्ज़ाम देती, कभी साइमा को कोसती और कभी वक्त को बुरा भला कहती जिसने उसे इस मुकाम पर पहुंचा दिया था। फिर एक रात ऐसा हुआ कि मारिया की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। उसे गुर्दे में शदीद दर्द शुरू हो गया और वो कराहने लगी। उसके आंसू निकलने लगे और वो कमरे में अकेली थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। न उसके पास गाड़ी थी, न कोई जानने वाला कि उसे अस्पताल लेकर जा सके। अपने आप को बिस्तर से घसीट कर दरवाजे तक लाई और दरवाज़ा खोलकर ज़रियाब को फ़ोन करने ही वाली थी कि अचानक गेट पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। वो हैरान रह गई क्योंकि ज़रियाब उस वक्त घर वापस आया था, जैसे उसे दिल से महसूस हो गया हो कि मारिया को उसकी ज़रूरत है। वो अंदर आया और मारिया को इस हाल में देखकर एक पल को रुका, फिर फ़ौरन उसे गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाया और सीधा अस्पताल ले गया। रास्ते भर उसने उसे दिलासा दिया और तसल्ली दी और अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया, दवाइयाँ लिखवाईं और जब तक ट्रिप नहीं लग गई उसके साथ बैठा रहा। उसका हाथ थाम में रखा, उसे पानी पिलाया और जब मारिया की हालत कुछ बेहतर हुई तो खुद उसे सहारा देकर अस्पताल की सीढ़ियाँ उतारता रहा, जैसे एक शौहर नहीं एक सच्चा दोस्त हो जो हर लम्हे में साथ हो। घर वापस आकर उसने अपने हाथों से मारिया के लिए जूस बनाया और उसे पिलाया और उसकी दवाइयाँ तरतीब से रखी और कहा कि अब तुम आराम करो, मैं बाहर ही हूँ, अगर कोई तकलीफ़ हो तो आवाज़ दे देना।
मारिया ने खामोशी से सर हिला दिया, लेकिन उसका दिल ज़रियाब के लिए मोहब्बत से लबरेज हो चुका था। वो सोच रही थी कि एक औरत को उससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि उसका शौहर उस पर यकीन करे, उसका ख्याल रखे, उसके दुख दर्द में उसका साथी बने। और ज़रियाब तो भी ये सब कुछ कर रहा था जो पहले दिन उसने वादा किया था और वो हर लम्हे निभा रहा था। अब मारिया का दिल ज़रियाब की तरफ खिंचने लगा। वो उससे बात करना चाहती थी, उसे अपनी सोचों में शामिल करना चाहती थी। और एक दिन उसने हिम्मत करके ज़रियाब के हाथ पर हाथ रख दिया और नर्म लहजे में कहा कि आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि वो चाहती थी कि ज़रियाब उस लम्स को महसूस करे और समझ जाए कि मारिया अब उससे दूर नहीं रहना चाहती। मगर ज़रियाब ने उसके लम्स को महसूस करने के बावजूद कुछ और ही अंदाज़ इख्तियार किया। वो मुस्कुराया और कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रखूँगा तो और कौन रखेगा। और फिर वो वहाँ से उठकर चला गया। मारिया का दिल जैसे रुक गया हो। वो एक लम्हे को साकित हो गई और उसके जहन में सवालात का तूफान उठने लगा। क्या वो इतनी खूबसूरत नहीं कि ज़रियाब उसे बीवी की नज़र से देखे? कि उसके दिल में अब भी अली वाली बात है? क्या वो कभी मारिया को अपना सकेगा, या ये सब सिर्फ एक एहसान है जो वो किसी मजबूरी के तहत कर रहा है? उन सवालों का कोई जवाब ना था और मारिया उन्हीं सवालों की आग में जलती रही। एक ऐसी आग जो ना कि मुकम्मल जलने वाली थी और ना ही बुझने देती थी, क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि वो ज़रियाब को पाले, मगर हकीकत शायद कुछ और थी। रात के वक्त आसमान पर बादलों ने अपना रंग जमाया हुआ था। तेज़ हवाएं दरख्तों को झंझोड़ रही थी और बारिश इस कदर शदीद हो रही थी कि जैसे आसमान बरसने की हद पार कर चुका हो। कमरे के शीशों पर बारिश की बूंदें बज रही थी, जैसे किसी साज पर उंगलियां रुक रुक कर पड़ रही हों। अचानक घर की बिजली चली गई और अंधेरे में हर शय एक डरावना मंजर पेश करने लगी। मारिया, जो पहले ही दिल की कमज़ोर थी, वो डरकर ज़रियाब के कमरे की तरफ चल पड़ी और उसके कदम धीरे धीरे ज़मीन पर पड़ रहे थे, जैसे वो हर कदम पर खुद को हिम्मत दे रही हो। कमरे में पहुंचकर उसने कोई बहाना बना दिया और ज़रियाब के करीब जाकर उसके गले लग गई। कहने लगी कि मुझे बारिश से बहुत डर लगता है। उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी और दिल की गहराइयों से निकलने वाला खौफ साफ झलक रहा था। लेकिन ज़रियाब ने उसके साथ वैसा ही सलूक किया जैसा कि कोई अजनबी करता है। उससे दूर दूर रहने की कोशिश करता रहा, जिस पर मारिया को शदीद दुख हुआ और वो मायूस होकर गोया हुई कि आखिर क्या हो गया है? मैं आपकी बीवी हूँ। और इस पर ज़रियाब ने संजीदगी से कहा कि अगर बीवी हो तो क्या सब कुछ भूल गई हो? तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? मारिया ने उसकी आंखों में देखा और उसकी नज़रों में सवाल था, उसके लहजे में मलाल था और आंखों में नमी कि जैसे वो हर लम्हे उसी वक्त की माफ़ी मांगने आई हो। वो आहिस्तगी से बोली कि ये समझी कि भूल गई हूँ। ज़रियाब ने एक ठंडी सांस ली और कहा कि मैं नहीं भूला, क्योंकि उस रात मुझे मेरे दोस्तों ने ज़बरदस्ती शराब पिलाई थी। मैं होश में नहीं था और मुझे उस वक्त की कोई बात याद नहीं। जब कोई शख्स नशे में होता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। ना वो समझता है कि क्या कर रहा है और ना ही वो जानता है कि उसका फेल किस कदर तकलीफ हो सकता है। ये सुनकर मारिया कुछ देर के लिए साकित हो गई। उसकी आंखों में हैरत उतर आई, क्योंकि उसका मतलब यह था कि वो जो ज़रियाब से नाराज़ थी वो शायद नाराज़गी का हकदार ही ना था। वो तो खुद भी उस रात के हालात से बेखबर था। ज़रियाब ने बात जारी रखी और कहने लगा कि ये सच है कि पहले पहल मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती की वजह से पसंद किया था। मैं हमेशा सोचता आया था कि इस निकाह को ख़त्म कर दूंगा और अपनी पसंद की किसी और लड़की से शादी कर लूँगा जो मेरी मर्ज़ी के मयार पर उतरती हो। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे चेहरे पर सादगी देखी, तो तुम्हारी मासूमियत को महसूस किया। मेरे दिल में ख्याल आया कि आखिर इस निकाह को तोड़ने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए मैंने रुखसती की बात की, क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम्हें मेरी ज़िंदगी का वो सुकून हो जो मैं हमेशा से ढूंढता आया हूँ। तुम सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं हो, तुम मेरी कज़न भी हो और हमारे बचपन की यादें एक जैसी हैं। तुम्हारे साथ खेल कर बड़ा हुआ हूँ मैं, और तुम्हारे साथ झगड़ कर फिर सुलह करके सुकून पाया है। क्या मैं इतना बड़ा इंसान हूँ कि तुम्हारे ख्वाबों का साथ ना दे सकूँ? या अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहे तो मैं उसका मुंह बंद न कर सकूं? या मैं वो शौहर हूँ जो पहली रात तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करे और फिर तुमसे माफ़ी भी न मांगे? मैं नशे में था और मुझे खुद पर शर्मिंदगी है, और इसी शर्मिंदगी ने मुझे तुमसे दूर कर रखा था। लेकिन आज मैं दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो मारिया। मारिया की आंखों में नमी आ गई और उसने कहा कि मैंने तो आपको पहले ही माफ़ कर दिया था, क्योंकि आप मेरे शौहर हैं और मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। ये कहते हुए जब मारिया ने नज़रें झुका ली तो उसके चेहरे पर शर्म और हया के अनगिनत रंग उतरने लगे, जैसे बाहर का रंग फूलों पर उतरता है, जैसे सूरज की किरणें पानी की सतह को छूती हैं। वो लम्हा कुछ ऐसा था जिसमें माफ़ी भी थी और मोहब्बत भी थी, और एक नई शुरुआत का एहसास भी।
बिजली आ चुकी थी और रोशनी के साथ दोनों एक दूसरे के गले लग गए। वो रात उनके रिश्ते की बुनियाद बन गई, एक ऐसा रिश्ता जिसमें अब गैरों जैसा सलूक न था, बल्कि वह एहसास था जो सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान होता है। मोहब्बत का एहसास, एहतमाद का रिश्ता, सुकून का लम्हा और रफ़ाकत की रोशनी। उनके बीच जो दरार थी वो मिट चुकी थी और उसकी जगह ले ली थी एक नई मोहब्बत ने। एक नया जज्बा लेकर आया था जो दिलों को जोड़ गया था, और उसके बाद उन दोनों ने पीछे मुड़कर ना देखा, बस आगे ही बढ़ते गए और खुशियों से दामन भरने लगे। कहते हैं कि मोहब्बत में वो ताकत होती है जो हर ज़ख्म को भर देती है, हर शिकायत को मिटा देती है और हर दर्द को मरहम में बदल देती है। मारिया और ज़रियाब के दरमियान जो फासला था वो अब कुर्बत में बदल चुका था। वो अब एक दूसरे के लिए वो बन चुके थे जिसे किस्मत कहती है एक जीवन साथी, जो सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि अमल में भी मोहब्बत करता है। एक शौहर जो सिर्फ नाम का नहीं बल्कि दिल से बीवी का मुहाफ़िज़ होता है। हर एक बीवी जो सिर्फ रिवायती नहीं बल्कि हकीकी तौर पर शौहर की साथी होती है। शायद यही वजह थी कि उनके चेहरों पर अब हमेशा खुशी की झलक रहती, उनकी आंखों में एक सुकून होता था और उनके दिन रात एक मोहब्बत की लोरी में गुजरने लगे। मारिया अब मुकम्मल तौर पर उस घर का हिस्सा बन चुकी थी। वो न सिर्फ ज़रियाब की बीवी थी बल्कि उसकी दोस्त भी, उसकी हमराज भी और उसकी दुआओं का जवाब भी, और उसके दिल की धड़कन भी। ज़रियाब को भी अब ये महसूस होने लगा था कि जिसे वो माजी में सिर्फ एक मजबूरी समझता था, वो दरअसल उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी है। क्योंकि बाज़ औक़ात ज़िंदगी हमें जिस मोड़ पर ले आती है, वहाँ जो लोग हमारे साथ होते हैं वही हमारे असल होते हैं, चाहे वो रिश्ते बचपन के हों या शादी के या इत्तेफाक ही हों। जब उनमें मोहब्बत और समझौता शामिल हो जाए तो वही रिश्ते सबसे कीमती बन जाते हैं। ज़रियाब और मारिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक गलत फहमी, एक दुख, एक रात की तलखी और फिर उसके बाद मोहब्बत की चमक। एक नया आगाज़, और उस आगाज़ में सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो दिल से माफ़ करना जानते हों और मोहब्बत को समझते हों, क्योंकि मोहब्बत हमेशा माफ़ी मांगने में नहीं बल्कि माफ़ कर देने में होती है। और ज़रियाब मारिया को पाकर अब खुद को मुकम्मल महसूस करता था और मारिया ज़रियाब को पाकर खुद को महफूज समझती थी। इस कहानी का सबक यही था कि बाज़ औक़ात वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। बस दिल में सच्चाई हो और ज़ुबान पर खुलूस तो हर रिश्ता खूबसूरत हो जाता है। मोहब्बत सब कुछ ठीक कर देती है, क्योंकि जब दिल किसी को अपना मान ले तो फिर शिकायतें भी मिट जाती हैं और नाराज़गियाँ ख़त्म हो जाती हैं और दुख सुख एक जैसा लगने लगता है। मोहब्बत न सिर्फ इंसान के अंदर की कड़वाहट को मिठास में बदल देती है बल्कि वो रिश्तों में नई रूह फूंक देती है। और यही हुआ ज़रियाब और मारिया के साथ। वो एक वक्त था जब दोनों एक दूसरे के करीब होकर भी बहुत दूर थे। एक वाक़ये ने दोनों के दिलों में ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि एक दूसरे की आवाज़ें सुनाई देती थी मगर दिल के जज्बात छुपे रहते थे। लेकिन फिर मोहब्बत ने वो रास्ता ढूंढ लिया जिस पर ना कोई इल्ज़ाम था, न कोई अना, सिर्फ माफ़ी थी और कबूलियत थी। जिस लम्हे मारिया ने ज़रियाब की आंखों में सच्चाई देखी और ज़रियाब ने मारिया के लबों पर अपने लिए मोहब्बत का इकरार सुना, तो दोनों के बीच जो खामोशी थी वो मिट गई। एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ। मोहब्बत के बगैर शायद वो दोनों कभी एक ना हो पाते और शायद ज़रियाब कभी अपने अंदर की नदामत को बयान न कर पाता। लेकिन मोहब्बत ने उससे लफ्ज़ दिए, एहसास दिए और हिम्मत दी कि वो अपनी गलती तस्लीम कर सके। और मारिया को